राहुल की बात सुनकर ऐना अपनी आंखों में आंसू लिए एक नज़र राहुल और रॉकी की तरफ देखती है। फिर उसने गुस्से से रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, अब तो मिल गई ना तुम्हें अपने कलेजे को ठंडक। काश तुम समझ पाते कि तुम क्या खो रहे हो। वह लड़की तुम्हें कितना प्यार करती थी, लेकिन आज तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपने दिल से पूछो रॉकी, तुमने ऐसा क्या किया है? क्यों तुम उसकी नजरों में इतना गिर गए कि वह तुमसे दूर जाने के लिए किसी और का हाथ भी थामने के लिए तैयार है? एक बात याद रखना रॉकी, तुम्हें लाइफ में बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, लेकिन नताशा जैसी नहीं मिलेगी। कहते हुए ऐना वहां से चली गई और राहुल भी उसके पीछे चला गया। ऐना की बातों को सुनकर रॉकी अपनी ही जगह पर जम गया। उसे तो कुछ भी कहने का मौका ही नहीं मिला। अब गौरी अपनी आंखों में मायूसी लेकर धीरे से रॉकी के पास आई और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, माफ कीजिएगा भाई, शायद मुझे कहने का हक नहीं है। छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ। यह कमबख्त मोहब्बत बहुत अजीब चीज है। जब हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब हमसे दूर जाती है तो हमें एहसास होता है कि हमने क्या खोया है। मुझे नहीं पता आप में और नताशा दीदी में क्या प्रॉब्लम है। वह आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती, पर एक लड़की होने के नाते बताना चाहती हूँ, एक लड़की अगर किसी से प्यार करे तो उसे अपना सब कुछ अपना भगवान मानने लगती है। उसके अलावा वह किसी को नजर उठाकर भी नहीं देखती। उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाती है। लेकिन जब वही लड़की उस इंसान से अपना भरोसा खो देती है तो वह पत्थर बन जाती है। फिर सामने वाला इंसान उसके सामने सर पटक कर अपनी जान ही क्यों ना दे दे, वह उसे पलटकर भी नहीं देखती। और अब मुझे भी लगता है कि आपने एक मासूम सी लड़की को पत्थर बना दिया है। भाई मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी समर भाई इस पत्थर को वापस इंसान बनाने में कामयाब हो जाए। उनकी लाइफ में वह खुशियां आए जो आपने उन्हें कभी नहीं दी। आज आप उन्हें अपने पास रखने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, काश आपने वह पहले किए होते तो आज यह नौबत ही नहीं आती। कहते हुए गौरी भी अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई और रॉकी हैरानी से गौरी को जाता हुआ देखता रह गया। तभी निक धीरे से अपनी व्हील चेयर लेकर अब उसके पास आया, जो देखकर रॉकी अपनी आंखों में इमोशन लिए बोला, क्या तुम भी मुझे ताना मारना चाहते हो? जो हुआ उसका इल्जाम मुझ पर लगाना चाहते हो? तो तुम भी अपनी भड़ास उतार ही लो निक। यह सुनकर निक ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपनी भड़ास उतारने नहीं आया ब्रो, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। नताशा तुमसे प्यार करती थी और तुम दोनों की शादी हुई है। इसमें नई बात क्या है? यह बात मुझे भी याद है। कहते हुए रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर थे और यह सुनकर निक गंभीरता से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यह बात तुम्हें याद है ब्रो, लेकिन तुमने इस बात को समझा नहीं। जहां तक मैं प्यार के बारे में जानता हूँ वह कभी खत्म नहीं होता, और अगर यह सच है तो नताशा तुमसे आज भी प्यार करती है, और उसके अलावा तुम दोनों पति पत्नी हो, इस बात को भी कोई झुठला नहीं सकता। इंडियन वेडिंग रिचुअल्स के हिसाब से ही सही, पर तुम दोनों एक रिश्ता है। और मेरी मानो, अगर तुम उसे सचमुच पाना चाहते हो तो उसके लिए एफर्ट्स करो। उसके लिए दिल में अपने लिए छुपे हुए प्यार को एक बार फिर बाहर आने का मौका दो। यह सुनकर रॉकी धीरे से घुटनों के बल निक के सामने बैठा और बोला, लेकिन यह सब होगा कैसे निक? तुमने क्रिश के फैसले को तो सुना है, वह तो मुझे नताशा से बात भी नहीं करने दे रहा, और नताशा वह भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल तक मुझे इतना प्यार करती थी, पता नहीं अचानक इन 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ, वह मुझे देखना भी नहीं चाहती। कहते हुए रॉकी की आंखों में कुछ इमोशन थे, जिसे समझकर निक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने ब्रो के फैसलों को सुना लेकिन उसे समझा नहीं। उन्होंने कहा था कि यह नताशा की लाइफ है और उसका डिसीजन लेने का हक भी उसे है, क्योंकि आखिरी फैसला उसका होगा। इसका मतलब साफ है कि अगर नताशा चाहे तो वह यह वेडिंग रोक सकती है, लेकिन तुम उसके लिए नताशा को कैसे मनाओगे यह तुम पर डिपेंड करता है। मैं नहीं जानता कि तुम यह सब कैसे करोगे, लेकिन एक बात याद रखना
कि मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे भाई हो रॉकी डेविडसन। अगर तुमने कुछ ठान लिया तो तुम उसे हासिल करके रहोगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ब्रो, मुझे नताशा मेरी भाभी के रूप में पसंद है। वह बहुत स्वीट है और बड़े ब्रो की उस फायरफ्लाई से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैं जानता हूँ समर भाई एक बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी लाइफ में आने वाली लड़की भी बहुत खुश नसीब होगी, लेकिन मेरे रॉकी ब्रो से बेस्ट तो कोई नहीं है और बहुत जल्दी नताशा भाभी को भी यह रियलाइज होगा। आई विश कि मेरा रॉक स्टार ब्रो बहुत जल्द अपनी वाइफ के साथ एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले करे। कहते हुए निक के चेहरे पर एक मुस्कान थी जो देखकर रॉकी की आंखों में भी हल्की सी चमक आ गई। अब उसने एक ठंडी सांस लेते हुए निक से कहा, तुम चिंता मत करो निक, नताशा ही तुम्हारी भाभी बनेगी। इनफैक्ट वही तुम्हारी भाभी रहेगी। और इन शब्दों को कहते हुए रॉकी की आंखों में कॉन्फिडेंस था। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब रॉकी निक की व्हील चेयर को धक्का देते हुए उसके कमरे की तरफ ले गया और वहीं दूसरी तरफ बाहर गार्डन एरिया में नताशा और समर एक साथ एक बेंच पर बैठे हुए थे। इस वक्त नताशा की आंखों में आंसू थे और समर चुपचाप उसके कमरे चेहरे की तरफ देख रहा था। दोनों के बीच काफी देर तक खामोशी थी। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा और तभी समर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम रोना चाहती हो तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा। यह सुनकर नताशा जो कि अपना चेहरा नीचे करके बैठी थी, अपनी आंखों में नमी लेकर धीरे से चेहरा उठाकर समर की तरफ देखते हुए बोली, हर वक्त रोती ही तो रहती हूँ, आज तक तो मन हल्का नहीं हुआ और इसलिए आज मन भारी करने का फैसला लिया है। समर एक बात पूछूं? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। इनलीगल ही सही पर मैंने उसे सच्चे दिल से अपना पति माना था। यह अलग बात है कि शायद मेरे नसीब में यह खुशी नहीं थी और आज ना चाहते हुए भी मेरा रिश्ता तुमसे जुड़ने जा रहा है। समर, अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि शायद मैं इस शादी के बाद तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी या हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं बन सकेगा, मैं तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देख पाऊंगी, तो क्या फिर भी तुम मुझसे शादी करोगे? तुम अच्छे से जानते हो मैंने किस सिचुएशन के कारण इस शादी के लिए हाँ कही है। मुझे नहीं पता रॉकी को अचानक क्या हो गया है, पर अब मुझे उससे डर लगता है और भाई की खुशी के साथ साथ उनका टेंशन फ्री करने के लिए मैं इस शादी के लिए तैयार हुई हूँ। इसके पीछे मेरी अपनी एक वजह है, लेकिन मैं इस बात को झुठला नहीं सकती कि तुमने हर पल मेरा साथ दिया है। जब भी मुझे एक अच्छे दोस्त और सहारे की जरूरत थी, तुम हर पल मेरे साथ खड़े थे, मेरे लिए खड़े थे। इस लेकिन इसके बावजूद मैं यह चाहती हूँ कि तुम मुझे सच सच कहो, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुम शादी के लिए इनकार करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि जैसे यह मेरे लिए मेरी लाइफ का फैसला है, वैसे ही यह तुम्हारे लिए तुम्हारी लाइफ का फैसला है। शायद इस फैसले के बाद रॉकी तुम्हारा दुश्मन बन जाए या वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तुम नहीं जानते मैंने रॉकी की आंखों में एक पागलपन देखा है जिससे मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे नहीं पता वह ऐसा क्यों कर रहा है। कल तक तो वह इस रिश्ते से भागता था और आज अपना यह पागलपन दिखा रहा है। लेकिन सच कहूं तो अब मैं यह सब नहीं देखना चाहती। अब मुझे शांति से रहना है। बहुत हर्ट हो ली हूँ मैं और बहुत हर्ट कर लिया मैंने अपने लोगों को, लेकिन अब और नहीं। तो बताओ समर, क्या इन सब चीजों के बाद भी तुम मुझसे शादी करोगे? शायद इस शादी के बाद हम दोनों सिर्फ दोस्त बनकर ही रह जाएं। कहते हुए नताशा की आंखों में नमी, दर्द और इमोशन थे। उसका गला भरा हुआ था, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था क्योंकि वह इन दिनों सचमुच बहुत रोई थी। समर काफी गंभीरता से उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन नताशा की बातों को खत्म होने के बाद वह एक ठंडी सांस लेकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, बस इतनी सी बात नताशा, तुमने मुझे दोस्ती का हक दिया है, अपना दोस्त कहा है और मेरे ख्याल से दोस्ती अपने आप में ही हर रिश्ते से बड़ी होती है। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि तुम कभी मुझे प्यार ना करो या मुझे अपना पति ना मानो, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है।
कहते हुए नताशा की आंखों में एक भरोसा था, जो सुनकर समर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोला, तो सब कुछ भूल जाओ और जो हो रहा है उसे होने दो, और खबरदार जो अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो, उस छिपकली आसी से भी ज्यादा। कहते हुए समर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो सुनकर नताशा के चेहरे पर भी एक मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर समर की तरफ देखा और कहा, अगर आशी को पता चला कि तुमने उसे छिपकली कहा है तो वह तुम्हारे बाल नोच लेगी। उसे पता चलेगा तब ना, मैं तो उसे नहीं बताऊंगा। और तुम? कहते हुए समर मुस्कुरा कर नताशा की तरफ अपना चेहरा झुकाकर देखने लगा, और यह देखकर नताशा भी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, मैं भी नहीं, यह हम दोनों का सीक्रेट है। अब समर के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। उसने नताशा को यूं ही सीने से लगाए हुए कहा, थैंक यू मेरे दोस्त। तुम जानती हो नताशा, इस इंसान की लाइफ में एक बेस्ट लाइफ पार्टनर हो या ना हो, एक बेस्ट दोस्त तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि लाइफ पार्टनर से हम कोई बात शेयर कर पाए या नहीं, लेकिन दोस्त से हर बात शेयर कर सकते हैं। मुझे गर्व है कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। और यह सुनकर नताशा ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, और मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। दोनों ही दोस्त एक दूसरे के सीने से लगे हुए अपनी बातें कह रहे थे। फिलहाल के लिए दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। दोनों एक दूसरे की बॉन्डिंग को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यह नज़ारा निक के कमरे की बालकनी में खड़े रॉकी ने भी देख लिया था। और नताशा समर को गले मिले हुए देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। अचानक उसकी पकड़ उस गिलास पर बहुत ही मजबूत हो गई, जिसके कारण वह गिलास एक सेकंड में चकनाचूर हो गया और उसके कांच रॉकी के हाथों में लग गए और हाथों में जख्म होने के कारण खून टपकते हुए फर्श पर गिरने लगा। लेकिन रॉकी की आंखों में दर्द का नाम और निशान नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में तो एक गुस्सा, एक तकलीफ और एक अलग ही जुनून था। वह गुस्से से अपना दांत पीस रहा था। नताशा, 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 तुम मेरी हो। तुम्हें क्या लगता है इस तरह करके तुम खुद को मुझसे दूर कर सकती हो? कभी नहीं। चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, तुम्हें मुझसे, मेरे जुनून से, मेरी चाहत से कोई नहीं बचा सकता। कहते हुए रॉकी की आवाज काफी ठंडी थी। उसके आसपास का ऑरा काफी ठंडा हो चुका था। रात का वक्त था। अथर्व अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रहा था, क्योंकि उसे नीदरलैंड के लिए कल सुबह ही निकलना था। अथर्व का दिल तो नहीं कर रहा था, वह बड़े भारी दिल से जा रहा था। और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिम्मत देते हुए बोला, अथर्व, मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी परेशान हो। इतना सब कुछ हो गया उसके बाद मेरी चिंता का कारण वह नहीं है समर, बल्कि नताशा है। वह काफी दुखी है। मैं जानता हूँ इस फैसले को लेने के बाद वह खुश नहीं है। कितना बदकिस्मत भाई हूँ मैं, अपनी बहन को खुश भी नहीं रख पा रहा। उसकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तुम्हें पता है, यहाँ आने से पहले मेरी नट्टू कितनी चंचल थी। हमेशा हंसती थी, मुस्कुराती थी, शरारतें करती थी हर वक्त में, और वह लड़ते रहते थे, लेकिन उस लड़ाई में भी उसके चेहरे पर खुशी रहती थी। लेकिन अब यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया। अचानक उसकी लाइफ में इतना चेंज आ गया और वह खामोश हो गई। काश हम आशी की लाइफ को संभाल लिया होता तो नताशा ने यह फैसला ना लिया होता। और अब एक और फैसला, मुझे नहीं पता इस फैसले से मेरी बहन को उसकी खुशियां मिलेंगी या नहीं, पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ समर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं पता मैं मॉम और डैड को कैसे मनाऊंगा, लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी नट्टू का ख्याल रखना। वह पहले ही काफ़ी तकलीफ में है। प्लीज़ अगर हो सके तो मेरी नट्टू के चेहरे पर वह मुस्कान ला दो।
कहते हुए अथर्व ने समर के आगे हाथ जोड़ लिए, जो देखकर समर जल्दी से अथर्व के दोनों हाथों को पकड़कर उसे नीचे करते हुए कहा, अथर्व तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नताशा सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आखिर उसके साथ मेरा भी तो कुछ रिश्ता है, और मुझे नहीं लगता लाइफ में दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता हो सकता है। प्लीज तुम ऐसा करके मुझे नीचा मत दिखाओ। तुम बेफिक्र होकर जाओ। तुम्हारे पीछे नताशा मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ उसके चेहरे की मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और देखना, तुम जब वापस आओगे तुम्हें तुम्हारी नताशा मुस्कुराते हुए मिलेगी। आई प्रॉमिस। कहते हुए समर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक भरोसा था, जिसे देखकर अथर्व को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने समर को गले लगा लिया। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो समर। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी लाइफ में भी वही खुशियां आए जो तुम डिजर्व करते हो। और अथर्व के इन शब्दों को सुनकर अथर्व के चेहरे की खुली हुई खुशी न जाने क्यों अचानक ही धूमिल हो गई। उसकी आंखों में एक दर्द उतर आया था जो शायद समझना मुश्किल था, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए अथर्व की पीठ को थपथपाती है। और अब चलो डिनर के लिए चलते हैं। अथर्व भी हाँ में सर हिलाकर दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बेस्ट बडीज की तरह कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में सभी लोग डाइनिंग एरिया में थे, लेकिन यहाँ नताशा और रॉकी को छोड़कर हर शख्स बैठा था। तभी अथर्व अपनी नज़र डाइनिंग हॉल में घुमाते हुए आशी से बोला, आशी नताशा नहीं है क्या? वह हमारे साथ डिनर नहीं करेगी? और यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर मायूसी लेकर अथर्व से बोली, पता नहीं भाई, पर मैं उसे बुलाने उसके कमरे में गई थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं उसके लिए खाना लेकर उसके कमरे में जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए। कहते हुए आशी ने जिस खाने की प्लेट को अरेंज किया था वह लेकर अपनी जगह से खड़ी हुई, और जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी अथर्व ने उसे रोकते हुए कहा, तुम रुको आशी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे सुबह ही निकलना है तो मैं नट्टू से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर आशी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी समर भी अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, मैं भी चलूंगा। और इतना कहकर समर भी अथर्व के साथ आशी के पीछे पीछे निकल गया। उन तीनों के जाने के बाद ऐना मायूसी से अपने आप से बोली, पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। सभी बच्चे अपनी अपनी लाइफ में काफी परेशान और दुखी हैं, और हम बड़े होकर भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। मैंने आज तक अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं किया। बिजनेस की दुनिया में मेरे सामने कोई नहीं बैठ पाता, और मैं अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही। ऐना की बात सुनकर राहुल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चिंता मत करो ऐना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। और यह सुनकर ऐना मायूसी से क्रश की तरफ देखते हुए बोली, उन पर ही तो भरोसा है, वरना मेरे दोनों बेटे तो अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में ही लड़ने मरने को तैयार हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है, और ना ही कोई पीछे हटना चाहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। कल तक रॉकी नताशा के साथ रहना नहीं चाहता था, तो सब उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह नताशा को एक्सेप्ट कर ले, और आज जब वह इतना चाहता है तो सब नताशा को उससे दूर कर रहे हैं, तो उसका नाराज होना तो जायज है ना। और क्रिश, मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा फैसला सही है या गलत, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे दोनों बेटे चाहिए, क्योंकि एक माँ अपने दोनों बेटों में से किसी एक को नहीं चुन सकती। एक माँ के लिए तो दोनों बेटे एक जैसे होते हैं, उनकी उसकी दो आंखें की तरह। एक आंख के बदले दूसरी आंख का सेक्रीफाइस माँ को ही तकलीफ देगा। मैंने रॉकी की आंखों में नताशा को लेकर एक पागलपन देखा है, और मुझे डर है रॉकी अपने उस पागलपन में कुछ गलत न कर बैठे। कहते हुए ऐना की आंखों में आंसू थे, और अपनी माँ की बात सुनकर सामने हेड चेयर पर शांति से बैठे क्रिश, जिसके चेहरे पर अभी ठंडे एक्सप्रेशन थे और उसका पूरा फोकस शांति से खाना खाने में था, उसने अपने हाथ में ली हुई स्पून
धीरे से नीचे रखते हुए अपनी नज़र उठाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में कहा, मॉम, आपके बेटे के पागलपन के लिए मैं किसी लड़की की लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया ने हम पर भरोसा करके अपने बेटी की जिम्मेदारी हमें दी थी और अब तक नताशा ने जो सहा वह काफी था उसकी सजा के लिए। लेकिन हर बार तकलीफ उसके हिस्से में नहीं आएगी। अगर रॉकी उससे चाहता है तो उसे उसके लायक बनना होगा, क्योंकि नताशा ने इंसाफ के लिए किंग की तरफ देखा है तो उसे इंसाफ जरूर मिलेगा जिसमें उसकी भलाई होगी। और आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में नहीं सोच सकती, बल्कि आपको इस लड़की के बारे में भी सोचना चाहिए। कहते हुए कृष अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वहां से जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाए तभी कुछ सोचते हुए बिना अपनी माँ की तरफ मुड़े कहा, और हाँ, आपको जितना रोना है या दुखी होना है आज ही हो लीजिए, क्योंकि कल से नताशा की लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कल समर के अडॉप्शन की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। उसके बाद हमें शादी की तैयारी भी लगना होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आखिर हमारे घर की पहली शादी है जो धूमधाम से होने वाली है। कहते हुए कृष अपने चेहरे पर ठंडा ऑरा लिए वहां से चला गया और हॉल में बैठे बाकी सभी लोग, निक, गौरी, याना, राका, सभी इस तरह शांति से बैठे थे जैसे वह लोग यहाँ हैं ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि किंग के सामने बोलने का कोई भी फायदा नहीं। लेकिन कृष की बात सुनकर ऐना की आंखों में आंसू थे। राहुल उसे सांत्वना देते हुए लगा। वहीं दूसरी तरफ ऊपर कॉरिडोर में खड़ा रॉकी, जो शायद यहाँ एक झलक नताशा को देखने आया था, कृष की बातें उसके कान में जाते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए। उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थीं। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली थीं और दांत पीसते हुए अपने आप से बोला, तुम्हारा यह सपना सपना ही रह जाएगा कृष। तुम देखना, मैं नताशा को जीत कर तुम्हें हार का स्वाद चखा कर रहूंगा। तुमने कहा था कि आशी तुम्हारी वाइफ है और मैं उससे दूर रहूं क्योंकि उस पर तुम्हारा हक है। तो अब वक्त आ गया है कि तुम भी समझ लो कि नताशा मेरी वाइफ है और उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं भी देखता हूँ मुझसे मेरा हक छीनने की औकात किसके हैं। कहते हुए रॉकी गुस्से से वहां से चला गया और वहीं दूसरी तरफ आशी, समर और अथर्व खाने की प्लेट लेकर नताशा के पास उसके कमरे में गए। उन्होंने कमरे के दरवाजे को नॉक किया और नताशा का नाम पुकारा, लेकिन कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी नताशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने 2-3 बार कमरे का दरवाजा नॉक किया था, पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अथर्व थोड़ा परेशान होने लगा। अब अथर्व ने समर और आशी की तरफ देखते हुए थोड़ा परेशान होते हुए कहा, यह नट्टू दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? सब ठीक तो होगा ना? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्या हमें दरवाजा तोड़ देना चाहिए? और अथर्व की बात सुनकर समर ने उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ अथर्व, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हो सकता है नताशा सो गई होगी। यह दरवाजा ऑटो लॉक है, हल्का सा बंद करने पर ही लॉक हो जाता है। अगर नताशा सच में सो रही होगी तो दरवाजा तोड़ने की आवाज से उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तुम रुको, मैं नीचे बटलर से जाकर इस रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आता हूँ। और समर की बात सुनकर आशी ने भी हाँ में सिर हिलाया। अथर अथर्व को भी समर की बात ठीक ही लगी थी। अब वह समझते हुए जल्दी से तेज कदमों के साथ नीचे हॉल की तरफ गया ताकि वह पीटर से इस रूम की डुप्लीकेट चाबी ला सके। लेकिन तभी आशी को कुछ ख्याल आया और उसने खाने की प्लेट अथर्व को देते हुए कहा, भाई 1 मिनट आप यह पकड़िए। समझते हुए अथर्व ने खाने की प्लेट भी। अब आशी अपने बालों से हेयर क्लिप निकालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी। यह देखकर अथर्व थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, आशी तुम यह क्या कर रही हो बच्चे? हेयर क्लिप से भला दरवाजा कैसे खुलेगा? थोड़ी देर रुक जाओ, समर चाबी लेकर आता ही होगा। यह सुनकर आशी यूं ही दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए अथर्व से बोली, समर के आने तक का वेट नहीं कर सकते भाई,
नताशा इस वक्त काफ़ी इमोशनली वीक है। ऐसी कंडीशन में वह कुछ गलत फैसला भी ले सकती है और हेयर क्लिप से दरवाज़ा खुल जाता है। मैं बस वही कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत बार लॉक खोले हैं। कहते हुए आशी यूं ही प्रैक्टिस कर रही थी और तभी अचानक एक झटके की आवाज़ के साथ दरवाज़ा का लॉक खुल गया। यह देखकर अथर्व हैरान होते हुए आशी से बोला, अरे वाह आशी, तुमने यह सब कैसे किया? तुम पहले चोरी का काम करती थी क्या? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कृष्ण ने तो हमें ऐसे लॉक खोलना नहीं सिखाया। और यह सुनकर आशी के चेहरे पर एक कुछ दर्द आ गया। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ चीज इंसान नहीं बल्कि वक्त सिखाता है भाई। खैर आप वह सब छोड़िए और अंदर चलकर देखते हैं नताशा कैसी है। कहते हुए अथर्व आशी जैसे ही कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने बेड की तरफ देखा, नताशा वहां नहीं थी। अथर्व ने खाने की प्लेट साइड टेबल पर रख दी और कन्फ्यूजन से आशी की तरफ देखने लगा। आशी उसकी चिंता को समझ कर अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है और बाथरूम की तरफ चली गई। उसने बाथरूम में देखा, नताशा वहां भी नहीं थी। क्लोजेट रूम में भी नहीं थी। अथर्व ने बालकनी में जाकर देखा, नताशा वहां भी नहीं थी। और तभी समर भी रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आ चुका था। लेकिन वह अंदर आया तो उसने देखा दरवाजा पहले ही खुला था। अब वह बिना कुछ सोचे समझे कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही यह सवाल पूछने वाला था कि दरवाजा कैसे खुला, कमरे में आशी और अथर्व को परेशान देखकर उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम लोग परेशान क्यों लग रहे हो? और नताशा कहाँ है? तभी आशी कमरे को अच्छे से देखते हुए नताशा को दरवाजा लगा आवाज लगाते हुए बोली, नताशा कहाँ हो तुम? समर, समर देखो ना, नताशा कमरे में नहीं है। हे कान्हा जी, पता नहीं वह कहाँ होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसने फिर से कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। तभी अथर्व भी परेशान होकर जल्दी से बालकनी एरिया से आते हुए बोला, मैंने बालकनी एरिया को भी अच्छे से देख लिया, नताशा यहाँ भी नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरी नट्टू कहाँ होगी। अब यह सुनकर समर अपने सिर पर खुजली करते हुए बोला, वट, नताशा यहाँ नहीं है। तुम लोग चिंता मत करो, वह बहुत समझदार है। वह बार बार एक ही गलती नहीं दोहराएगी। उस पर भरोसा रखो, शायद हो सकता है वह गार्डन में होगी। तुम जानते हो ना, वह परेशान होती है तो गार्डन में टहलने निकल जाती है। चलो हम लोग गार्डन में देखते हैं। कहते हुए समर अथर्व के साथ बाहर ही की तरफ भागा और आशी परेशान होते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकली और नताशा के कमरे के दरवाजे पर खड़े गार्ड को देखकर थोड़ा नाराजगी जताते हुए बोली, नताशा कहाँ है? यह सुनकर गार्ड एक दूसरे का चेहरा देखते हुए सर झुकाकर आशी से बोले, क्वीन मैडम अपने कमरे में ही होगी। उन्होंने हमें कमरे से बाहर निकाला था। यह कहकर के वह आराम करना चाहती हैं, तो हम भी यहाँ उनके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए। और यह सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए उन पर चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग पागल हो क्या? वह कमरे में नहीं है। कमाल की बात है, तुम लोग उसके कमरे के बाहर खड़े हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता चला कि वह अपने कमरे से गायब है। सो रहे थे तुम लोग, ध्यान कहाँ रहता है तुम लोगों का? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इस बार नताशा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी और नताशा का पता लगाओ। कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म करो। यस क्वीन, सॉरी क्वीन, हमसे गलती हो गई। हम अभी मैडम का पता लगाते हैं। कहते हुए वह गार्ड्स पसीने से तरबतर घबराते हुए वहां से दौड़ गए। अब उनके सिर पर तलवार लटकी हुई थी। अगर नताशा को कुछ भी हुआ तो उनकी जान जाना तो पक्का है। अब आशी परेशान होते हुए पूरे घर और कॉरिडोर की तरफ देखने लगी। हे भगवान, पता नहीं कैसी होगी मेरी नताशा और कहाँ होगी। सोचते हुए उसने कॉरिडोर में खड़े होकर सभी सर्वेंट को अपने सामने आने का ऑर्डर दिया। पीटर और सभी यहाँ आओ जल्दी। और आशी की आवाज सुनते ही सभी नौकर जल्दी से दौड़ते हुए जाकर उसके सामने झुककर खड़े हो गए। यस क्वीन, आपने हमें बुलाया? नताशा कमरे में नहीं है। पूरे घर में फैल जाओ और जल्द से जल्द नताशा का पता लगाओ और हमें इन्फॉर्म करो, जल्दी से जल्दी।
यस क्वीन, जैसा आप कहें, कहते हुए सभी नौकर वहां से भाग गए और हॉल में इतनी भागदौड़ देखकर घर के सभी लोग जल्दी जल्दी अपने कमरे से बाहर निकले। गौरी और याना को एक कमरे में थे, राका और क्रिश को अपने कमरे में किसी इम्पोर्टेंट मसले मामले पर डिस्कस कर रहे थे। राहुल और ऐना जो बस सोने के लिए कमरे में गए थे, निक और रॉकी जो अपने कमरे में थे, सभी अचानक ही परेशान होते हुए आसी के सामने आए और आसी को घबराते हुए देखकर कृष्ण ने आसी से पूछा, क्या हुआ फायरफ्लाई, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? नताशा कहाँ है? तुम उसे खाना देने गई थी अभी? और क्रिश की बात सुनकर आसी अपनी आंखों में आंसू लिए जल्दी से क्रिश के सीने से लगते हुए थोड़ा परेशान होते हुए बोली, साइको, वह नताशा, वह अपने कमरे में नहीं है। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिल रही। मुझे बहुत डर लग रहा है साइको, कहीं उसने फिर से कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। और आसी को इस तरह रोते हुए देखकर क्रिश की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। उसने आसी को अपने सीने से लगाते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए कठोर आवाज में कहा, शांत हो जाओ फायरफ्लाई, कुछ नहीं होगा नताशा को। वह जहां भी होगी ठीक होगी, लेकिन तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, तुम बात बात पर इस तरह रोया मत करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारी आंखों में आंसू। अपने आंसू पोंछो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और कृष की कड़ी आवाज सुनकर आसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जल्दी से अपने हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए सिसक रही थी। उसने किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कृष से कहा, सॉरी साइको, मैं नहीं रोऊंगी, पर प्लीज नताशा को ढूंढो ना, पता नहीं वह कहाँ होगी, कैसी होगी। तुम तो जानते हो ना वह आजकल कितनी अपसेट रहती है, और ऊपर से इतना बड़ा फैसला। मुझे लगता है साइको कहीं वह टेंशन में है। कहते हुए आसी की आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे, जो देखकर कृष्ण ने आसी के चेहरे को अपने सीने से निकाला और अपने अंगूठे से उन आंसुओं को थोड़ा बेदर्दी से पोंछते हुए बोला, मैंने कहा ना उसे कुछ नहीं होगा। अगर उसने कुछ भी गलत करने की सोचा तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सबके फालतू पागल वाली हरकतों को संभालता फिरूं। कहते हुए कृष्ण ने अपनी नीली नजरों से राका की तरफ देखा और कहा, राका? यस किंग, मैं समझ गया। कहते हुए राका कृष्ण की कमान को समझ चुका था। वह तेज कदमों के साथ वहां से दौड़ा। अब कृष्ण ने आसी की तरफ देखते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों से साफ करते हुए कोल्ड आवाज में बोला, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, मैं देखता हूँ। इतना कहते हुए कृष्ण भी वहां से निकल गया। लेकिन आसी को अपनी बहन के बिना चैन कहाँ मिलने वाला था। कृष के जाने के बाद उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे थे। याना और गौरी उसे सहारा देते हुए हिम्मत दे रहे थे। ऐना की आंखों में से भी आंसू बहने लगे। राहुल ऐना को संभाल रहा था, लेकिन रॉकी की आंखें एक बार फिर ठंडी हो गईं। वह बिना किसी से कुछ कहे तेज कदमों के साथ नताशा को ढूंढने के लिए वहां से भागा। अब सभी लोग गार्डन में सीसीटीवी कैमरे के जरिए और भी न जाने कितनी ही तरीकों से नताशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ लगी हुई लाइट्स को काफी तेज कर दिया गया था, ताकि रात के अंधेरे में भी तेज रोशनी के कारण नताशा को ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि यह जंगली इलाका था। सभी को डर था कि नताशा एक बार फिर पागलपन में आकर जंगल की तरफ ना दौड़ के जाए। राका ने वॉकी टॉकी से मैक्स को इन्फॉर्म कर दिया था और सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। सभी लोग परेशान होकर नताशा को ढूंढ ही रहे थे, तभी इधर दूसरी तरफ नताशा अकेले अंधेरे आसमान के नीचे छत पर बैठी हुई थी। इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम काफी ठंडा था। आसमान में गिने चुने ही तारे थे। नताशा ने इस वक्त एक ब्लैक पैंट और टॉप पहन रखा था और गले में स्कार्फ, और उसका पूरा कॉस्ट्यूम ऊपर से नीचे तक ब्लैक था। खुले बाल, आंखों में आंसू और काजल फैला हुआ था। इस वक्त वह फर्श की तरफ बड़े ही गौर से देख रही थी और फर्श की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब नताशा घुटनों के बल बैठकर फर्श पर पड़े हुए कुछ कागज, फोटोग्राफ और वीडियो एल्बम को अपने
हाथों में लेकर रोते हुए अपने आप से बोली, यह मेरी आखिरी विदाई है मेरी मोहब्बत को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मुझे जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी, जब मुझे सबसे बड़ा दर्द भी तुम ही दोगे रॉकी। तुमने क्यों नहीं समझा मेरी मोहब्बत को? क्यों तुम मुझे सम्मान और चीज समझते हो? क्या तुम्हें मेरी सच्ची फीलिंग कभी भी नजर नहीं आई? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। बहुत सह लिया मैंने, बहुत रो लिया मैंने तुम्हारे लिए, पर अब नहीं। कहते हुए नताशा ने लाइटर निकालकर उन सभी फोटोग्राफ्स और वीडियो एल्बम में आग लगा दी। अब वह अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी जगह से खड़ी हुई और दर्द भरे दिल से भरे हुए गले के साथ बोली, काश मैंने तुमसे कभी प्यार ना किया होता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रॉकी। तुमने सिर्फ मेरे दिल के साथ नहीं बल्कि मेरी आत्मा के साथ भी खिलवाड़ किया है, उसे तोड़ा है। यह दर्द अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है रॉकी। काश मैं इस आज के साथ खुद को, अपनी फीलिंग को, अपने दिल को भी जलाकर राख कर सकती। क्यों होता है मोहब्बत में इतना दर्द, इंसान ना जी पाता है ना मर पाता है। असल में यह दिल जिसकी चाहत रखता है वही इस दिल की कद्र नहीं करता। काश मैं पुराने समय में वापस जा पाती और खुद को रोक पाती तुमसे प्यार करने से। काश मैं भी तुम्हारी तरह पत्थर दिल बन जाती। कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए पास में रखे एक वायलिन को अपने हाथों में लेती है और उसे अपने कंधे पर रखकर रॉकी को याद करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बहुत ही दर्द भरा और इमोशनल म्यूजिक बजाती है। इस म्यूजिक के साथ ही वह रॉकी को अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रही थी। बचपन से लेकर जवानी तक की हर याद जो भी उसने रॉकी को याद करते हुए दिल में उसे अपने दिल में बसाया था। जब जब उसने बिना रॉकी से मिले ही उसे प्यार किया था, उसके प्यार को पाने की चाहत अपने दिल में जगाई थी। इस म्यूजिक को प्ले करते हुए नताशा के दिमाग में हर बार वह सपना आ रहा था जो उसने रॉकी के साथ देखा था। बर्फ में उसके साथ खेलने का सपना, हाथों में हाथ डालकर घूमने का सपना, प्यार भरे लम्हों को जीने का सपना, शादी का सपना, बच्चों का सपना, हर वह सपना जो एक कपल अपने पार्टनर के साथ देखता है। अब नताशा इन चीजों को धीरे धीरे अपने ख्वाबों से धुआं कर रही थी। वह सचमुच रॉकी को अपने ख्यालों से निकालने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसे भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह शायद सचमुच उस पर गिव अप कर चुकी थी। नताशा दर्द भरे दिल से इस म्यूजिक को प्ले कर रही थी, तभी घाट्स में खड़े लगभग सभी लोगों की नजर ऊपर टेरेस पर जल रहे आग के धुएं और नताशा के वायलिन से प्ले हो रहे म्यूजिक की तरफ गई। सबने सामने देखा तो नताशा बड़ी ही तेजी और गुस्से के साथ उस म्यूजिक को दर्द भरे दिल के साथ प्ले कर रही थी। उसका म्यूजिक किसी को भी इमोशनल करने के लिए काफी था और नताशा को इस तरह देखकर सबकी जान में जान आई, लेकिन उसके चेहरे के इमोशनल को देखकर सबको काफी तकलीफ हो रही थी। अब सभी तेज कदमों के साथ टेरिस की तरफ दौड़े। तभी रॉकी, क्योंकि इस वक्त इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के टेरिस पर खड़ा था और नताशा को ढूंढ रहा था, उसकी नजर भी सामने टेरिस पर खड़ी नताशा पर गई और नताशा की आंखों में दर्द, उसके दर्द भरे वायलिन की म्यूजिक और आपस में जल रहे आग को देखकर रॉकी का दिल भी आज बहुत दुख रहा था। इस वक्त वहां रोशनी इतनी थी कि रॉकी यह साफ साफ देख सकता था कि नताशा ने वहां क्या जलाया है। उसकी नजर नताशा के पैरों के पास आग में जल रहे उनके बचपन की फोटो पर गई, जिन्हें देखते हुए आज पहली बार रॉकी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वह भी अपनी जगह पर ठगा सा खड़ा था और नताशा पागलों की तरह वायलिन प्ले कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं वह अपने हाथ उन तारों से काट ना ले। तभी टेरेस पर सभी लोग दौड़ते हुए आ चुके थे। अथर्व जैसे ही नताशा के सामने गया, नताशा के पागलपन को देखकर एक पल के लिए तो वह कांप गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई नताशा के सामने जाने की। उसने नीचे देखा तो बहुत सारी आग जल रही थी, जिसके बीचों बीच नताशा घिरी हुई थी और अब वो यह देखकर अथर्व को नताशा की चिंता होने लगी।
अथर्व ने नताशा को बहुत आवाज भी दी, लेकिन वायलिन की आवाज में अथर्व की आवाज दबके रह गई और नताशा को इस तरह देखकर सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अथर्व ने जल्दी से हिम्मत दिखाते हुए नताशा की तरफ कूद गया और उसने जल्दी से वायलिन छीनकर दूर फेंक दिया। जैसे ही नताशा के कंधे को पकड़कर उसे डांटने की कोशिश की, नताशा तुम पागल हो गई हो क्या? हम तुम्हें कब से पुकार रहे हैं। और इससे पहले कि अथर्व आगे कुछ कह पाता, अचानक ही नताशा उसकी बाहों में बेहोश हो गई और यह देखकर अथर्व और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए, क्या रॉकी और नताशा एक हो पाएंगे या नताशा को करनी पड़ेगी समर से शादी? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।